Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Piyush and today we will discuss about the first chapter of human physiology, breathing and exchange of gases. जैसा पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, आपने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा, फंगी, माइक्रोब्स एक्सेट्रा के बारे में पढ़ा होगा। ह्यूमन फ्यूचर के अंदर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एनिमल्स के अंदर भी मतलब होमोसेपियंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो चालू करते हैं। मैं आपको ब्रीथिंग आपको पूरी ह्यूमन फिजियो पढ़ाऊँगा मैं। तो चालू करते हैं आज पहला चैप्टर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसा कि आपको पता है कि पिछली साल के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 16 था, जो कि इस साल के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 है, क्योंकि पहले ह्यूमन फिजियो स्टार्ट होती थी डाइजेशन से, और खाना खाना उसके बाद में तो आगे का काम चलेगा। तो पहले ह्यूमन फिजियो डाइजेशन से स्टार्ट होती थी, बट इस साल एनसीईआरटी को अपडेट किया गया है। उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन को हटा दिया गया है और ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पहला चैप्टर है। तो आज आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलता रहेगा और पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स, क्योंकि मैंने भी जब जिस टाइम में नीट की प्रिपरेशन की थी तो एक एक वर्ड्स वगैरह पूरे अच्छे से घोल के आपके दिमाग में डालने की गारंटी मेरी। आप तो बस मैं कहूँ वैसा करना आपको। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे कई के नई बच्चे आते हैं यहाँ पे, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के अंदर उनको डिफरेंस नहीं पता होता। बहुत को पता होता है, किसी को नहीं पता होता, किसी को लगता है कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों एक ही चीज़ है। तो आज सबसे बड़ा आपका डाउट है ख़त्म करने वाला हूँ मैं। तो ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग जो आपने पहले ही पढ़ा होगा, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, सभी को पता है। रेस्पिरेशन का भी लोग कह देते हैं सांस लेना, एनसीईआरटी ने भी लिखा है कॉमनली ब्रीथिंग कोल्ड एज, कॉमनली ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक चीज़ है, पर दोनों एक चीज़ नहीं है। ब्रीथिंग मतलब सांस का O2 का लेना और CO2 का बाहर निकालना, ये है ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन का मतलब है O2 का लेना, उसके अंदर शरीर के अंदर ब्रेक डाउन करना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना, उससे एनर्जी होगी जो कि एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जो स्टोर होगी। एक सेकेंड, हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर होगी। जैसे एनर्जी करेंसी बोलते हैं शरीर की उसकी। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, एक दो बार नीट में भी आया हुआ है, या फिर आपके स्कूल के 11th 12th के पेपर्स के अंदर भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, या फिर सेल्स भी बोल सकते हैं। तो एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपको बायोमोलिक्यूल में आगे पढ़ने को बहुत मिला होगा। प्लांट फिजियो में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जैसे हम अपने कोई भी काम करते हैं, जैसे ब्रीथिंग करते हैं, या फिर कोई भी काम करते हैं, जैसे एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी एनर्जी के शरीर को रिक्वायरमेंट होगी तो एटीपी है वो ब्रेक डाउन होगा एडीबी प्लस पीआई, एडीबी प्लस पीआई। तो पीआई मतलब फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर ब्रेक डाउन होगा और उससे रिलीज होगी एनर्जी, जो भी अपने शरीर को अलग अलग फंक्शंस के लिए काम में ली जा सकती है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में अपनी एनसीईआरटी भी साइड के अंदर लेके बैठ जाइए। जो भी एडिशनल पॉइंट होंगे, जैसे आप नीट की प्रिपरेशन करते हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम की जिसके अंदर आपको ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ चैप्टर आता है, तो आपके उसके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में आपके दिमाग में शरबत घोल, जैसे शरबत में घोल के पानी के अंदर पी लेते हैं, वैसे भी आपके वर्ड्स, पूरा नॉलेज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अपनी ट्राई कीजिए, अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठिए। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले स्टार्ट है एज यू रीड अर्लियर, जैसा कि तुमने पहले पढ़ा है, O2 ऑक्सीजन, O2 इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स, O2 अपने ऑर्गेनिजम्स, जीवों के द्वारा काम में ली जाती है। टू इनडायरेक्टली, ये नीट के अंदर ये क्वेश्चन तो फेवरेट रहता है उनका। ऐसे क्वेश्चन तो इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट दे देंगे, ऐसे फेवरेट रहते हैं उनके क्वेश्चन। पूछ लें व्हाट इज़, 5-7 स्टेटमेंट दे देंगे, उसके अंदर पूछेंगे वो कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट दे देंगे। तो आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल क्यों बोला? क्योंकि सिंपल इनका जो
आगे मतलब बायोमोलिक्यूल के अंदर आपको मैं पढ़ाऊँगा बिल्कुल आगे, अभी थोड़ा इलोबरेट नहीं करना चाहता क्योंकि समझ में आया कि यहीं पे बस हो गया पूरा। सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा, मतलब और भी एक्सेट्रा मतलब और भी बहुत ज़्यादा मतलब है जिनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। टू डिराइव मतलब ब्रेक डाउन करेंगे, क्यों करेंगे इनका? टू डिराइव एनर्जी मतलब एनर्जी निकालने के लिए, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ मतलब डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, लोकोमोशन हो गया, मतलब कोई भी मतलब करेंगे तो जिसके अंदर एनर्जी चाहिएगी तो उसके लिए। आगे पढ़िए ध्यान से, मतलब एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को, अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने जिस टाइम में नीट की प्रिपरेशन की थी उस टाइम में एक एक वर्ड को पूरा कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे देखते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल है, क्यों हार्मफुल इज़ आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबाउ कैटाबोलिक रिएक्शंस। मतलब आप यहीं पे सबसे पहले मेटाबॉलिज्म में अंदर 2 प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब सिंपली मतलब होता है ब्रेक डाउन, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे तो उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, कैटा मतलब ब्रेक डाउन। दूसरी टर्म आती है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब डायरेक्टली मीन्स होता है मतलब जोड़ना या सिंथेसिस करना, जैसे कोई भी चीज़ को जोड़ा, उसको सिंथेसिस किया, तो मतलब उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म्स। तो जो मतलब जो कैटाबॉलिज्म के अंदर जो मतलब जो CO2 प्रोड्यूस होती है उसको शरीर से बाहर निकालना चाहिए उसको। तो अब से मैं क्या करूँगा कि मतलब आपको 2 स्टेटमेंट पढ़ा दिए पूरे, उसके बाद में आपको ट्रांसलेट बताऊँगा। This process of exchange of O2 from the atmosphere with the CO2 produced by the cells is called breathing। मतलब देखो मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस। ब्रीथिंग मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मतलब जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 होती है, O2 होती है उसको लेना, और CO2 जो शरीर के अंदर कैटाबॉलिज्म से जो प्रोड्यूस हुई है उसको बाहर निकालना, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। एंड आगे देखो, आगे आप देखना कॉमनली नॉन एज रेस्पिरेशन। मतलब काफ़ी हद तक मतलब मान सकते हैं हम ये कि काफ़ी हद तक ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक चीज़ है, पर अगर इसको डीपली जाए तो ब्रीथिंग मतलब डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एंड रेस्पिरेशन इज़ आल्सो ब्रेक डाउन ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल्स। याद रखना इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन। यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है आपको प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू विल फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, क्योंकि आप ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, क्योंकि हम ब्रीथिंग कर रहे हैं इसलिए ऊपर नीचे जा रहा है। क्योंकि आगे पढ़ाऊँगा मैं आपको मतलब इसके अंदर स्टर्नम, रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का मतलब मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से अपनी चेस्ट की जो वॉल्यूम है वो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से प्रेशर चेंज होता है। तो आगे की बात आप पढ़ाऊँगा, अभी टेंशन मतलब आप हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे ब्रीथ करते हैं। एनसीईआरटी ने किसी ने पूछा है तो आपको तो आप आज तक आपने एक चीज़ कभी सोची नहीं होगी तो हम कैसे ब्रीथ करते हैं, पर आगे आपको पता चलेगा। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यह बताया गया है कि मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और ब्रीथिंग मतलब आगे है। तो सबसे पहले यहाँ पे है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब अलग अलग, जैसे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर तो ये कम डेवलप होता है और वर्टिब्रेट्स के अंदर और ज़्यादा डेवलप होता है। और हम बात करें होमोसेपियंस की, होमोसेपियंस के अंदर जैसे हम आते हैं तो हम सबसे एडवांस है, अपने खुद ही तो अपन जो पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में ले रखा हमने, तो वी आर द मोस्ट एडवांस हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी की मतलब हर लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग होता है उसका, मतलब उसको आप समझोगे तो बहुत ज़्यादा डीपली आपको ज्ञान मिलने को मिलेगा बिल्कुल। और मैं तो ये मानना कि आप कभी पढ़ो ना इस चीज़ को रटने के बजाय, या फिर नीट में आ रहा है, मेरे पेपर में आ रहा है, उस चीज़ के हिसाब से कभी मत पढ़ो। कभी भी पढ़ो तो पूरे दिल से पढ़ो कि मतलब खुद के शरीर के बारे में तो पता चले कि मतलब हर चीज़ कैसे हो रही है, मतलब क्या कैसे हो रहा है। तो यहाँ एनसीईआरटी ने लिखा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमोंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ब्रीथिंग मतलब सांस लेने की प्रक्रिया होती है, वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर डिफरेंट
अलग अलग होती है। वो सबसे पहले उनके तो हैबिटाट के ऊपर डिपेंड होती है और उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर थोड़ा कम डेवलप सिस्टम होता है। और जैसे कोड्रेट्स हो गए, उनके अंदर थोड़ा और ज़्यादा डेवलप है। और ह्यूमन बींग्स के अंदर जैसे हम होमो सेपियंस हैं, हमारे अंदर एक्सट्रीमली सबसे भगवान ने बिल्कुल हर चीज़ को सोच समझ के बनाया। जैसे बात करते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पंज, सिलेंट्रेट एंड फ्लैटवर्म्स। ये मतलब एनिमल किंगडम के अंदर आपको ये तीनों एग्जांपल पढ़ने को मिलेंगे। फ्लैटवर्म्स तो प्लेटियल मेंटिस का वो एग्जांपल है, और स्पंज ये मतलब आगे आपको मिलेगा एनिमल किंगडम के अंदर। तो ये क्या करते हैं, O2 एक्सचेंज, O2 और CO2 एक्सचेंज करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन अपनी इंटायर, ये यहाँ पे वर्ड्स के ऊपर जोर देना, इंटायर है। इंटायर मतलब पूरे पूरे शरीर की बॉडी सरफेस के ऊपर से है ना डिफ्यूजन करके मतलब एक्सचेंज करते हैं। और हम तो ऐसा कर नहीं सकते। अगर हम ऐसा करते तो फिर नोज़ वगैरह या फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना डेवलप ही नहीं होता। तो ये मतलब ये इनके अंदर ये याद रखना आपको, मतलब ये स्पंज ये मतलब इनकी शरीर के अंदर पोर्ट्स वगैरह होते हैं जिससे डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते ये एक्सचेंज डिफ्यूजन हो जाता है। तो और आगे देखो अर्थवॉर्म्स है। जैसे अर्थवॉर्म्स अब तो नीट के सिलेबस में तो नहीं है, मैं मतलब पहले होता था ये NCERT में तो है, टिश्यू के चैप्टर में वाले में है तो, पर ये अभी इसको पढ़ाते नहीं हैं। जैसे दिया गया अर्थवॉर्म के अंदर, अर्थवॉर्म्स यूज देयर मोस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट मतलब मोस्ट क्यूटिकल मतलब शरीर मतलब शरीर से मतलब मोस्ट क्यूटिकल है, लेयर है क्यूटिकल की, तो उसके एक्सचेंज कर सकता है डायरेक्टली ये। एंड इंसेक्ट, जो इंसेक्ट होते हैं जैसे इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा, ये मतलब आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं इंसेक्ट, जो कि सबसे बड़ा है आर्थ्रोपोडा। आगे पढ़ते हैं। अर्थवॉर्म्स यूज देयर मोस्ट क्रिटिकल इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, मतलब ट्यूब्यूल्स होते हैं, मतलब ट्यूब्यूल्स ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद द बॉडी, मतलब ये मतलब ट्यूब्यूल्स के द्वारा मतलब रेस्पिरेशन करते हैं। मतलब आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स भी बोल सकते हो आप इनको, या फिर इंसेक्ट भी, जो कि आर्थ्रोपोडा का 70% मतलब कवर करते हैं। और देखो आप आगे देखो, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। वेस्कुलराइज्ड है मतलब ब्लड सप्लाई है इनके अंदर, मतलब बच्चे कई बार कंफ्यूज में हो जाते हैं कि लंग्स के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, मतलब गिल्स के अंदर होती है या नहीं होती। तो NCERT ने क्लियर कट लिखा है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इसके अंदर भी। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, मतलब ये ब्रेंकियल रेस्पिरेशन मतलब ये प्रोसेस है, इसको याद आपको थोड़ा मतलब याद रखना पड़ेगा। आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा तो हमने अभी भी पढ़ा, पर उसके अंदर इंसेक्ट थे, और इसके अंदर एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलस्का है। वेयर वेस्कुलराइज्ड बैग्ड, जो ये भी वेस्कुलराइज्ड है, ऊपर पड़ा वो भी वेस्कुलराइज्ड है। दोनों का लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, मतलब टेरेस्ट्रियल के अंदर ऊपर रहते हैं। जैसे एम्फीबियंस तो एम्फी है, मतलब एम्फी मतलब ड्यूअल है, ड्यूअल मतलब पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी रह सकते हैं। जैसे पर रेप्टाइल्स हुए, बर्ड्स वगैरह कुछ, और जैसे मेमल्स हुए, ये सिर्फ मतलब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रह सकते हैं। पर जैसे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ब्लू व्हेल हुई या फिर डॉल्फिन हुई, ये मेमल्स के अंदर आती है, फिर भी ये पानी के अंदर रह रही है। तो आपको मतलब थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, आप धीरे धीरे आगे जाओगे। तो मतलब हर चैप्टर से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको 11th और 12th की पूरी NCERT को हर जहाँ से भी ये चैप्टर लिंक होगा तो मैं वहाँ से इसको लिंक करने की पूरी कोशिश करूँगा। हर एक, जैसे एनिमल किंगडम से भी इसको लिंक कर दिया, जैसे और जहाँ पे भी आए टिश्यू से इसको लिंक करेंगे आगे। जैसे मतलब अलग अलग लेयर्स होती हैं इसके अंदर, वो भी आगे डिस्कस करेंगे हम। लंग्स की हो गई, टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अमोंग वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स फिश यूज गिल्स, मतलब मछलियाँ गिल्स का प्रयोग करती हैं। वेयर एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड बर्ड्स एंड मेमल, ये सभी रेस्पायर थ्रू देयर लंग्स, मतलब लंग्स के अंदर लंग से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। पर एक आपको मतलब ये फ्रॉग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ये हमेशा आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे फ्रॉग लाइक एम्फीबियंस, एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मोस्ट स्किन क्यूटिनियस रेस्पिरेशन आल्सो। तो ये मतलब आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मतलब फ्रॉग के अंदर डिफरेंट, मतलब लार्वा होता है या फिर एडल्ट होता है, उसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। तो NCERT ने क्लियर कट लिखा है कि एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग रेस्पायर थ्रू देयर मोस्ट स्किन क्यूटिनियस रेस्पिरेशन आल्सो।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मतलब अपने अलग अलग इनवर्टिब्रेट्स हुए, वर्टिब्रेट्स हुई, सभी की मतलब डिस्कस कर ली। हम खुद के मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो आप तो लाइव मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो आप लिंक करते रहना, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। देखो सबसे पहले एनसीईआरटी ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के 14.11 के अंदर लिखा है, वी हैव पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। पेयर मतलब दो नोस्ट्रिल्स हैं, दो नोस्ट्रिल्स हैं, और जो काम ऊपर होते हैं अपर लिप के ऊपर वाले साइड के अंदर है ना, वो ओपनिंग होती है उनकी। और जो मतलब आप एक सीक्वेंस फॉलो करना आप, इट लीड्स टू द नेजल चैम्बर मतलब एक नोस्ट्रिल्स के बाद में नेजल चैम्बर के बाद में अंदर जाएंगे, और कहाँ से जाएंगे, नेजल पेसेस के द्वारा जाएंगे नेजल चैम्बर तक। तो नेजल चैम्बर होता है वो ओपन इनटू फेरिंग्स के अंदर होता है, एक फेरिंग्स के अंदर होगा। फेरिंग्स मतलब एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर भी, तो फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है इसके अंदर। फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स ए पोर्शन ऑफ विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मतलब फेरिंग्स है ये फूड भोजन के लिए और एयर के लिए, जैसे मतलब कोई भी गैसेस का मतलब डिफ्यूजन होता है, तो भोजन के लिए जैसे दो ग्लोटिस और गुलेट दोनों अलग अलग होती है। जैसे गुलेट तो मतलब जो इसोफेगस से कनेक्ट होती है और फूड लेके जाती है, और जो ग्लोटिस है उसके अंदर एयर वगैरह जाती है। तो जैसे मान लो जैसे ये है मतलब पेन है, तो यहाँ से जाके ये डिवाइड हो, मतलब यहाँ तक तो सेम है, आगे जाके इधर ग्लोटिस, इधर ये जैसे इधर ग्लोटिस और ये इधर गुलेट, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मतलब फेरिंग्स तक तो कॉमन रहता है। आगे देखना, फेरिंग्स के बाद में होता है जब फेरिंग्स ओपन होता है लेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के अंदर होता है, फेरिंग्स होता है लेरिंग्स के अंदर ओपन होता है। तो लेरिंग्स की मतलब एक जैसे बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर बहुत, अगर इसके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा इसका इतना हमको नहीं समझना है नॉलेज, मतलब जितना एनसीईआरटी में उतना पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है हमारे लिए उसके। पर जितना एनसीईआरटी में उसको आप ध्यान रखना, एक भी लाइन एक भी वर्ड आपका मिस नहीं होगा। तो लेरिंग क्या होता है, लेरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है। मतलब ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कई बार बोनी बॉक्स, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। वो कार्टिलेजिनस बॉक्स है विच हेल्प इन द साउंड प्रोटेक्शन एंड हैंस इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। मतलब ये बॉक्स है, मतलब कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोटेक्शन के अंदर हमारी सहायता करता है, और इसीलिए इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। और आगे देखना, और फिर ये जो मतलब लेरिंग्स है ये जाके ट्रेकिया में ओपन हो जाएगा ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लोटिस। मतलब भोजन निगलते हैं उस टाइम में, जैसे ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लेप कॉल्ड एपिग्लोटिस। मतलब मैंने आपको बताया था जैसे कई बार हम खाना खाते रहते हैं और बीच में कुछ बोल जाते हैं, तो मतलब ऐसे मतलब एपिग्लोटिस का इन सही प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता, मतलब वो कवर करके रखता है ग्लोटिस को, मतलब खाना जाए वो भी फूड पाइप के अंदर जाए, विंड पाइप के अंदर नहीं जाए। पर कई बार जैसे आपने देखा होगा कि हम कई बार खाना खाते टाइम बोल जाते हैं, तो उस टाइम में हम मतलब कफिंग या फिर मतलब हम खांसी चालू हो जाती है अपने, मतलब नॉर्मल भाषा में बोले तो खांसी चालू हो जाती है। रीज़न क्या उसका, आपने जैसे बोला तो एपिग्लोटिस अपनी पोजीशन से साइड में हुआ, और कुछ भी मतलब फूड पार्टिकल्स हैं वो विंड पाइप के अंदर चले जाएंगे, तो उससे अपन उसके अंदर वो जैसे अगर आगे तक चले जाए तो फिर वो अपने बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। पर उसको मतलब एक प्रॉपर उसको बाहर निकालने के लिए मतलब खांसी स्टार्ट हो जाती है। ये एक मैकेनिज़्म होता है, मतलब विंड पाइप के अंदर भोजन नहीं जाए, और चले भी जाए तो वापस उसको बाहर आ सके वो। तो ये याद रखना, मतलब थिन इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। मतलब आपको मैं टिश्यू में पढ़ाऊँगा तो उस टाइम में बताऊँगा, अलग इलास्टिक कार्टिलेज अलग, हाइलिन अलग कार्टिलेज होती है, मुझे पढ़ ही लिया। तो ट्रेकिया क्या होती है, बेसिकली ट्रेकिया एक ट्यूब होती है। जैसे पेन है, ये भी एक तरह की ट्यूब ही है, तो उसी प्रकार ट्रेकिया भी एक ट्यूब होती है। पढ़ते हैं हम इसको आगे। ट्रेकिया इज स्ट्रेट, मतलब सीधी ट्यूब है, एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। दो एक तो थ्योरेसिक एक एब्डोमिनल, ऊपर वाली को थ्योरेसिक बोलते हैं, नीचे वाली को एब्डोमिनल बोलते हैं। तो मिड थ्योरेसिक कैविटी तक जाएगी, याद रखना मिड थ्योरेसिक कैविटी तक जाएगी, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, मतलब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर जाएगी, और वहाँ पे लेफ्ट और राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी
प्राइमरी ब्रोंकी, वर्ड्स के ऊपर गौर दो आप, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकी के अंदर डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये वैसे ऐसे है, फिर इधर लेफ्ट इधर राइट, मतलब ऐसे समझ जाओ आप, इसके अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो और आगे देखना, ईच ब्रोंकी अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, मतलब जो ब्रोंकी जो अभी ट्रेकिया के मतलब डिवाइड होने से बनी है वो भी आगे रिपीटेड डिवीजन करेगी, रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, मतलब लास्ट ब्रोंक्यूल्स एंड अप इन ए वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, मतलब जो प्राइमरी ब्रोंकी है वो सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंक्यूल्स और जो लास्ट के अंदर होंगे उसको बोलेंगे थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाके वो मतलब वहाँ पे रुकेगी। वो जो फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वो एल्वोलाई को मतलब वो उनसे एल्वोलाई ओरिजिनेट होगी, मतलब ओरिजिनेट तो गलत बोल दिया मैंने, वो गिव राइज टू एल्वोलाई देंगे, मतलब उससे डिवीजन से मतलब डिवाइड होने से बनेगी एल्वोलाई, आगे पढ़ेंगे उसको। तो पर ये कि मतलब एक एनसीईआरटी का मतलब फेमस क्वेश्चन है, जैसे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो आप, नीट की आईआईटी की, मतलब देखो द ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये मतलब कार्टिलेज की मतलब ये रिंग्स होती है, मतलब इनकम्प्लीट होती है, मतलब पूरी मतलब जैसे ऐसे पूरी यहाँ से पूरी ये हाफ हो गई, पूरी कंप्लीट नहीं होती, मतलब पूरी जैसे रिंग होती है देखते हो, मतलब लेडीज़ मतलब अंगुलियों में पहनती है तो वो कंप्लीट होती है, पर ये पूरी कंप्लीट नहीं होती है, मतलब हाफ होती है। होती क्यों है सर, आप पूछोगे भैया ये होती क्यों है, इनका मेन रीज़न ये है कि मतलब जैसे आप मतलब कभी भी, एक सेकेंड, मतलब आप पूछोगे ये होती क्यों है, इनका मेन रीज़न ये है कि मतलब कभी भी अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेकिया वगैरह कोलेप्स होने से बचाती है, मतलब कार्टिलेज की है, मतलब कंप्रेसिबल भी होती है कार्टिलेज, उसको कोलेप्स होने के लिए, उसको कोलेप्स ना हो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको बचाने के लिए मतलब ये होती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे याद रखना, मतलब कई बार ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में बन जाता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वोलाई, जो मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वो गिव राइज करेंगे मतलब वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज, मतलब जिसके अंदर ब्लड सप्लाई, वेस्कुलर का मतलब क्या होता है, जैसे एक आपने कभी टर्म्स पढ़ा होगा वाइटल, वाइटल 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 ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स क्या होंगी, वाइटल मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जो अपने शरीर, उनके बिना अपना शरीर कभी भी मतलब फंक्शन नहीं कर सकता, मतलब हम सर्वाइव करने के लिए अपने हम सबको सर्वाइव करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं वाइटल फंक्शंस। वेस्कुलर उससे मिलता जुलता टर्म इसलिए मैंने बता दिया आपको, वो भी वेस्कुलर मतलब जिसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है उसको बोलते हैं वेस्कुलर। तो ये वेस्कुलर बैग, जैसे बैग पढ़ा होगा आपने, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको बोलते हैं एल्वोलाई। जैसे प्राइमरली जो मतलब जो भी डिफ्यूजन होगा O2 CO2, मैंने आपको बताया था, जैसे ब्लड के अंदर O2 सर्कुलेट, CO2 सर्कुलेट करती रहती है, और जो एटमॉस्फेयर से वो O2 आती है, तो मतलब उनका एल्वोलाई एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे उनका एक्सचेंज होता है, जैसे O2 CO एल्वोलाई के डिफ्यूजन होके बाहर चली जाएगी और O2 अंदर आ जाएगी। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ये मतलब ये याद रखना इस चीज़ों को, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई कंप्राइजेज द लंग्स, मतलब जो ब्रोंकी है, ब्रोंक्यूल्स एंड और एल्वोलाई है, मतलब इनका मतलब ये सभी मिलेंगे और ये लंग्स का फॉर्मेशन कर देंगे, ऐसे मान लो आप, मतलब या फिर जैसे मान लो आप, जैसे घर होता है तो इसको वो ब्रिक्स मतलब ईंटों से बना रहता है, उसके अंदर सीमेंट वगैरह डालते हैं तो वो वैसे घर बनाता है, तो वैसे भी इनका जो नेटवर्क है ब्रोंकी ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई का, वो लंग्स को मतलब फॉर्मेशन करेगा। आगे पढ़ते हैं, वी हैव 2 लंग्स, मतलब ये तो सभी को पता ही होता है, अपने पास में 2 लंग्स होते हैं, तो ये मतलब ये एक अब सीखने वाली बात आएगी, मतलब आपको मतलब रियलाइज़ करना, आप डायग्राम के अंदर देख के, वी हैव 2 लंग्स विच आर कवर्ड बाई ए डबल लेड प्लूरल मेम्ब्रेन विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, मतलब जैसे अपना 2 लंग्स होते हैं वो कवर होते हैं डबल लेड, मतलब सिंगल, मतलब क्वेश्चन आ जाता है कई बार ये सिंगल लेड डबल लेड प्लूरल से वो सराउंडेड होंगे, और उनके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होगा उनके बीच के अंदर, जैसे अलग जैसे
दिमाग मतलब जैसे अपना ब्रेन होता है उसके अंदर CSF होता है, और यहाँ पे ऐसे ये फ्लूइड होता है। मतलब इसका मतलब मेन फंक्शन ये है कि मतलब ये जो भी मतलब ऐसे जैसे मूवमेंट होगी मतलब लंग्स की, आप ऐसे समझो मूवमेंट होगी, लंग्स की मूवमेंट होगी, तो उसके बीच में मूवमेंट होगी तो उनके बीच में फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस होगा। मतलब वो आप एक दूसरे के कनेक्शन कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ पे मतलब रगड़े खाएंगे, तो फ्रिक्शन की वजह से मतलब एनर्जी लॉस्ट होगी। तो उनको उससे बचाने के लिए मतलब उसके अंदर उसको जैसे मशीनरीज होते हैं उसके अंदर ग्रीस वगैरह डालते हैं, क्यों? उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो उनके। उसी इसीलिए लंग्स के अंदर भी फ्लूइड भरा होता है, वो उनके लंग्स सरफेस के ऊपर उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। देखो एनसीईआरटी ने लिखा भी है, इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। और देखो जैसे 2 लेयर होते हैं, मैंने आपको बताया आउटर लेयर और इनर लेयर। जैसे आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना, इस कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग। थोरेसिक जैसे थोरेक्स आपने बताया था कैविटी होती है, थोरेक्स हो एब्डोमेन हो, तो थोरेक्स है ना मतलब बाहर वाली, तो जैसे ये मतलब शरीर अपना ये, और ये लंग्स है, तो ये लंग्स है ना, ये लंग्स, ये बाहर वाली तो थोरेसिक के कांटेक्ट में रहेगी, और जो अंदर वाली लेयर है वो लंग्स के सरफेस के कांटेक्ट में रहेगी। एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि वेयर द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद द लंग सरफेस, मतलब लंग सरफेस के बाहर वाली थोरेसिक और इनर वाली लंग सरफेस। अब यहाँ पे मतलब जैसे मतलब 5 पे बताए गए हैं यहाँ पे, जैसे हम जैसे गैसेस को अंदर लेते हैं तो यहाँ से मतलब नोस्ट्रिल से अंदर जाती है और लास्ट ब्रोंक्यूल्स तक जाती है, फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वेलाई, वहाँ पे उनका डिफ्यूजन होता है। तो जैसे जो भी मतलब एक शरीर का मतलब एक पार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और ब्रोंक्यूल्स तक होता है, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। और जो एल्वोलाई और उसकी डक्ट होती हैं वो फॉर्म करती हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। मतलब आपको मैं बताता हूँ, मतलब कंडक्टिंग पार्ट का काम करता है। कंडक्टिंग पार्ट के देखो काम होते हैं मतलब जैसे शरीर जैसे जो भी गैस है मतलब एयर है उसको एल्वोलाई तक लेके जाना, जैसे उसके अंदर जैसे कोई मतलब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं या फिर उसका टेम्परेचर सही नहीं है तो उसको टेम्परेचर मतलब मेंटेन करना बॉडी टेम्परेचर के ऊपर। जैसे हाँ, ये समझ गए आप। जैसे हम अपने नोज़ के अंदर जो हेयर होते हैं उनका मेन फंक्शन ही होता है मतलब जैसे कोई डस्ट पार्टिकल उसको ट्रैप करना, शरीर मतलब म्यूकस की कोटिंग भी होती है, वो मतलब जैसे उनको कोई जैसे डस्ट पार्टिकल उसको वहाँ पे ट्रैप कर लेते हैं, वो आगे नहीं जाने देते। और एल्वोलाई और जो उसकी मैंने बताया था आपको अभी रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट बनाती है एल्वोलाई। तो मतलब एल्वोलाई का मेन फंक्शन तो यही है कि डिफ्यूज़न करती है, वो O2 और CO2 के बीच में डिफ्यूज़न करती हैं। जैसे ब्लड के अंदर CO2 रहती है और एटमॉस्फेरिक एयर में मतलब O2 वगैरह आती हैं तो उसके वो डिफ्यूज़न करती है। मतलब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, देखो आपको अभी समझ में आ जाएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखो द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। मैंने बता दिया आपको वेयर द एल्वोलाई एंड द डक्ट फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे पढ़ते हैं। देखो रेस्पिरेटरी द कंडक्टिंग पार्ट होता है, कंडक्टिंग पार्ट उसका मेन फंक्शन मैंने आपको बताया था। अब और मतलब एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वोलाई क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, मतलब जो भी मतलब डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको क्लियर करना, उससे ह्यूमिडिफाइज मतलब जैसे बॉडी टेम्परेचर के ऊपर लेके आना एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। मतलब सेम बात है, मतलब ह्यूमिडिफाई मतलब उसको क्या करना, जैसे अपने शरीर के अंदर मतलब पर्टिकुलर जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई एयर है तो वो शरीर के अंदर लेंगे तो वो नुकसान करेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो उसके लिए उसको मतलब थोड़ी मोस्ट की जाती है उसको शरीर में आने से पहले। मतलब नोज़ के मतलब यहाँ पे मेन फंक्शन इनका ये होता है और उसको शरीर के मतलब टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के ऊपर उसको मेंटेन करना होता है। और द एक्सचेंज पार्ट मैंने आपको बताया था अभी, इज द एक्चुअल साइड ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। मतलब ये समझ गया, मतलब जो अपने लंग्स होते हैं ना, सॉरी गाइस बीच में डिस्टरबेंस आ गया था, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। तो लंग्स
मतलब एयर थोरेसिक चैम्बर के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं। जो थोरेसिक चैम्बर होता है वो अपना एयर टाइट चैम्बर होता है। मतलब उसके अंदर मतलब आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको, अभी देखो आगे पढ़ो इसको। तो जो भी देखो जो अपना लंग्स होता है वो मतलब प्रेजेंट होता है थोरेसिक चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है। वो क्या है, एक एयर टाइट चैम्बर है। मैं अभी आपको मतलब समझ में आ जाएगा द थोरेसिक चैम्बर। मतलब अभी मतलब ये कंपोजिशन ज़रूर याद रखना आपको। मतलब ये मतलब बहुत ज़्यादा हर एग्ज़ाम के अंदर मतलब इसकी बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है। तो जो जो थोरेसिक चैम्बर होता है ना, वो फॉर्म डोर्सली और पीछे से मतलब वर्टिबल कॉलम के द्वारा बनता है, वेंट्रली बाय स्टर्नम, और लेटरली मतलब लेटरल से मतलब वेंट्रली पीछे, सॉरी वेंट्रली आगे, डोर्सली पीछे। जो लेटरल साइड होती है वो बनती है रिब्स के द्वारा। और अब मतलब एक याद रखना, मतलब लोअर साइड होती है, लोअर साइड वो लोअर साइड बाय ए डोम शेप डायफ्राम, डोम शेप डायफ्राम के द्वारा बनती है। अब याद रखना द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेक्स इज such that any change in the volume of thoracic cavity will reflect in the lung pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing. We cannot directly alter the pulmonary volume. मतलब जैसे एनाटॉमिक सेटअप जैसे थोरेसिक चेम्बर में जो भी मतलब चेंज आएंगे उसके वॉल्यूम के अंदर, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेंगे लंग की, है ना, लंग की, जैसे लंग की कैविटी को बोलते हैं पल्मोनरी, या लंग पल्मोनरी कैविटी के अंदर है ना, वो चेंज डायरेक्टली उसको इंटरफेयर करेंगे उसको। क्योंकि ये मतलब ऐसे अरेंजमेंट इसेंशियल, क्योंकि हम डायरेक्टली लंग्स की कैविटी मतलब लंग्स कैविटी को मतलब उसको डायरेक्टली हम अल्टर नहीं कर सकते। तो इसीलिए मतलब ऐसे अरेंजमेंट इसेंशियल हो जाते हैं अपने लिए। मतलब इन ब्रीथिंग इन्वॉल्व मतलब डिफरेंट अलग अलग टाइप की स्टेप्स होते हैं ब्रीथिंग के अंदर। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन दोनों एक ही बात है। वेंटिलेशन मतलब आने जाना, जैसे वेंटिलेशन क्या बोलते हैं, मतलब वेंटिलेटर्स या छोड़ो आप, मतलब आगे आगे बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में पूरा, मतलब पूरा लास्ट चैप्टर के बारे में वहाँ पे आएगा थोड़ा बहुत ही। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट। मतलब ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, उससे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर है उसको तो अंदर की ली जाती है, और जो CO2 रिच है, CO2 जो एल्वुलाई के अंदर जो CO2 रिच एयर है उसको बाहर निकाला जाता है। ये पहली स्टेप है इसके अंदर। सेकंड स्टेप होगी मतलब गैस ले ली अपने बाहर भी निकाल दी। अब गैस लिए तो उसको डिफ्यूजन कराएंगे एल्वुलाई के लेवल के ऊपर, फिर उसको ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिर O2 और CO2 का मतलब वहाँ पे टिश्यू और सेल्स के ऊपर वहाँ पे जाके डिफ्यूज़न होगा। और फिर मतलब O2 को शरीर अपने डिफरेंट फंक्शन के लिए, या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शंस को, या फिर और कुछ भी रिएक्शंस हुई उसके लिए उसको O2 को यूज़ मिलेगा। और जो CO2 है जो मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा बनी है उसको बाहर निकालेगा। सेकंड स्टेप देखना आप, मतलब पूरी कंसनट्रेट करके, मतलब सही, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, जब भी पढ़ो ना, ज़रूरी नहीं है आप 10 घंटे पढ़ो, दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो, कम पढ़ो, पर जिस टाइम में पढ़ो उस टाइम में इतना बढ़िया पढ़ो कि मतलब आपको फिर कभी मतलब उस चीज़ को वापस देखना ही नहीं पड़े। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि उस चीज़ को वापस कभी देखना ही नहीं पड़े। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, मतलब आपको मैंने पढ़ा दिया, एल्वुलाई के मेम्ब्रेन के ऊपर CO2 और O2 डिफ्यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, मतलब ब्लड जो अपना रक्त है वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर O2 और CO2 ब्लड एंड टिश्यू के बीच में वहाँ पे उसका डिफ्यूजन होगा। और यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शंस मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में डिफरेंस कैटाबॉलिक और एनाबॉलिज्म के बीच में डिफरेंस। कैटाबॉलिज्म मतलब डायरेक्टली मीन्स ब्रेक डाउन। द यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शंस, और रिलीज ऑफ CO2 जो मतलब उसके अंदर एक्सेसली प्रोड्यूस हुई है उसको बाहर निकालना। तो अब सेकंड स्टेप मतलब ये पढ़ लिया। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मतलब अभी तो अपना चैप्टर मतलब ऐसे मान लो थोड़ा ही बचा है, अभी इसको थोड़ा जल्दी करने की ट्राई करते हैं। हम थोड़ा स्पीड में लेते हैं इसको, क्योंकि छोटा चैप्टर है, मतलब इसके अंदर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना थोड़ी बढ़िया नहीं रहेगा। तो वो ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, मतलब ब्रीथिंग क्या होता है, सांस का अंदर लेना उसको बाहर छोड़ना। इंस्पिरेशन मतलब सांस का अंदर लेना, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग। और मैं आपको एक खासियत बताऊँ, हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी मेरे से पढ़ सकता है। मैं NCERT तो इंग्लिश मीडियम की पढ़ा रहा हूँ, पर
मतलब हर चीज़ को इंग्लिश में तो कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मतलब मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बता रहा हूँ, कुछ नहीं। हिंदी मीडियम का बच्चा भी आराम से पढ़ सकता है, उसको कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। इंस्पायरेशन क्या मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज़ ड्रॉन इन। एंड एक्सपायरेशन मतलब जो बाहर उसको गैस को बाहर निकालना। देयर वाज अ मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, मतलब शरीर के लंग्स के अंदर और बाहर गैस का लेके जाया जाना। पर जैसे आप ऐसे पहले अभी बहुत टीचर्स ऐसे होते हैं जो आधी आधी घंटे के अंदर हर चीज़ कंटेंट को पढ़ा देते हैं। वो मैं ऐसा कभी नहीं करता, कंटेंट के साथ में नो कॉम्प्रोमाइज़। पूरा एक एक चीज़ टाइम ज़्यादा लग जाओ, 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, 10 मिनट, पढ़ो ऐसे ज़िंदगी में, फिर आपको कभी इस चीज़ को वापस पढ़ना नहीं पड़े। टाइम ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा पढ़ो कि तो गए चालू करते हैं। बीच में आजकल पता आपको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बीच बीच में आ रहे हैं, तो पर हम मुसीबतों से कभी रुकने वाले नहीं हैं। चाहे कितनी मुसीबतें आओ, साथ चलेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ सिलेक्शन लेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड के अंदर अच्छे परसेंटेज गेन करना हो या फिर कोई भी कोई भी एग्ज़ाम हो, करेक्ट तो साथ में ही करना है और करके भी रहेंगे। हमारे हौसले में इतना जुनून है कि चाहे कितनी भी बाधाएं, हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन, देखो यहाँ पे पहुँच गए थे। इंस्पायरेशन कैन ओक्यूर इफ़ द प्रेशर विथ इन द लंग्स इंट्रापल, जो प्रेशर लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होते हैं, इस लेस देन, जैसे प्रेशर अंदर कम होगा तो एक बाहर से गैस वगैरह अंदर जाएगी, एयर वगैरह अंदर जाएगी। तो अंदर कम होगा, बाहर ज़्यादा होगा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होगा, तो अंदर प्रेशर इन्वर्स दो। ये फिज़िक्स में भी आप पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो देखो, इंस्पायरेशन कैन ओकर इफ़ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये हमने मैं बता दिया। देयर इज़ ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर। नेगेटिव प्रेशर मतलब कम प्रेशर, उससे कम, एटमॉस्फेयर से कम, ठीक है। सिमिलरली इसी देखिए, अगर लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया और इन्वायरमेंट के अंदर कम हो गया तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी मूवमेंट होगी। तो सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डायफ्राम डोम शेप्ड, अभी आप नीचे से कवर करता है इसको। मैंने बताया था आपको द डायफ्राम एंड स्पेशल सेट ऑफ मसल्स, स्पेशल मसल्स के स्पेशल सेट्स होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिप्स, रिप्स के बीच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये ये जनरेटिंग ये प्रेशर है, ये जैसे ग्रेडियंट है, ये प्रेशर है, ये जनरेट हुआ। इसके अंदर मेन फंक्शन डायफ्राम और ये इतनी ज़्यादा मसल्स वगैरह के इनके होते हैं। हेल्प इन जनरेटिंग ऑफ सच ग्रेडियंट, ऐसे ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए हेल्प करती हैं। वापस आते हैं इंस्पायरेशन के ऊपर आते हैं। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज। एक सेकंड मैं देखता हूँ वीडियो स्टार्ट तो नहीं हुई, कदम हम ऐसे लगे हुए हैं, वीडियो स्टार्ट नहीं हुई, पूरी मेहनत वेस्ट। देखते हैं, इंस्पायरेशन इज इनिशिएट, शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जो डायफ्राम है, क्योंकि प्रेशर को कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म चलेगी, और ये ये डायफ्राम वगैरह इसको मैकेनिज्म को आगे फंक्शन कराने में काम में लेगी। देखो हम पढ़ते हैं, इंस्पायरेशन इज इनिशिएट बाय द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर उसकी कॉन्स्ट्रक्शन करवाएगा और उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और देखना अभी लास्ट में बताऊंगा मैं आपकी, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टर्नम, स्टर्नम और इंटरनल कोस्टल मसल्स लिफ्ट causes increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के अंदर इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। देखो डोर्सोवेंट्रल याद रखना, कभी क्वेश्चन आएगा डोर्सोवेंट्रल में कौन करेगा, स्टर्नम, और अलग अलग फंक्शंस
स्टेनम काजिंग द इंक्रीज इन द मतलब आपने ये पढ़ लिया है। जैसे मतलब ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है मतलब डोर्सो वेंट्रल और एंटीरियर पोस्टीरियर, तो इसको थोड़ा आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा इसको थोड़ा बहुत। अब देखो द ओवरऑल इंक्रीज इन द वॉल्यूम काजेज एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, मतलब जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब पूरी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो मतलब लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो मतलब जैसे उसकी इंक्रीज हुई तो पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स की वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी उसके कारण। और मैंने बताया था आपको वॉल्यूम और प्रेशर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर कम होगा। तो एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन द लंग्स। इंस्पायरेशन पूरा मैंने आपको पहले बता दिया, मतलब लास्ट समरी है ये तो एक मान लो ऐसे, मतलब जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो प्रेशर मतलब डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज एटमॉस्फेरिक से कम हो गया तो जो बाहर से जो एयर है उसकी मूवमेंट होगी कहाँ पे, लंग्स के अंदर मूवमेंट होगी उसकी, तो लंग्स के अंदर मूवमेंट होगी तो फिर इंस्पायरेशन हो जाएगा। अब देखो डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स है, ये सभी मतलब नॉर्मल रिलैक्स में आएंगे, तो रिलैक्स में आएंगे तो अपनी नॉर्मल जैसे अभी डायफ्राम डोम सेफ हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसका, और जो जिसने एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज़ की, अब वो नॉर्मल स्टेट के अंदर जाएगा, नॉर्मल स्टेट के अंदर जाएगा तो वो फ्लैटेंड फॉर्म के अंदर वापस आ जाएगा उसके अंदर। तो जैसे इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम में जैसे अपने रिलैक्स हुए दोनों तो अपनी पुरानी पोजीशन के अंदर जाएंगे, और पुरानी पोजीशन के अंदर जाएंगे तो वॉल्यूम जैसे इनके कारण वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी वो अब डिक्रीज़ होगी, अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मतलब थोड़ा बहुत कम माइनर चेंज होता है, माइनर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर जाता है, ज़्यादा मतलब ऐसे सोचते हैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता होगा प्रेशर के अंदर, जी नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ये आज ही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डालो, थोड़ा 0.1% 0.1 का भी चेंज हुआ ना तो भी मूवमेंट हो जाएगी एयर की। जैसे प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, अगर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो जो शरीर के अंदर जो एयर है वो उसका मूवमेंट बाहर की तरफ हो जाएगा। यही एनसीईआरटी ने लिखा, मैं आपको रीड करके और बता देता हूँ। तो देखो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टेनम टू द नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, मतलब रिड्यूस कर दी वॉल्यूम और प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था 0.1 का भी अगर ज़्यादा हो गया तो भी मूवमेंट हो जाएगी अंदर से बाहर, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर काजेज द एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, एक्सपायरेशन हो गया। ठीक है, ये आप पूरा समझ में आ गया। वी हैव द एबिलिटी टू, मतलब जैसे कभी कभी जैसे आप जैसे कोई बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं मतलब 5 मंजिला, तो आप अगर वहाँ पे मतलब लिफ्ट के द्वारा नहीं अगर सीढ़ियों के द्वारा जाते हैं तो वहाँ पे रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होती है, और वहाँ पे अपने शरीर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा CO2 शरीर के ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती है, तो उसके लिए उसको रिमूव नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा O2 की रिक्वायरमेंट उस टाइम में ज़्यादा होती है, तो O2 ज़्यादा चाहिए तो अपनी रेस्पिरेशन रेट उस टाइम में ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा एक चीज़, तो मतलब जैसे शरीर के अंदर मतलब आप सोचते हो मतलब कोई ऐसा कौन सी चीज़ है जो मतलब इसको इंक्रीज़ करती है, तो एब्डोमिनल मसल्स होती है ना, वो एडिशनल मसल्स होती है जो कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कि इस रेट को इंक्रीज़ करती हैं, वो मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन और फोर्स एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन के अंदर वो हेल्प करती है। तो ये एनसीईआरटी ने लिखा है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ द एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमिनल। आपको समझ में आ गया, मैंने समझा दिया। अब एनसीईआरटी आगे लिख रही है, ऑन एन एवरेज एन हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर जो मतलब एक मनुष्य होता है हेल्थी मतलब स्वस्थ मनुष्य, वो 12 से 16 टाइम मतलब सांस लेता है और छोड़ता है। ठीक है, ये मतलब बच्चे के अंदर ये अलग होती है, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा मतलब स्लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स, और जो बच्चे होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स, तो उनके अंदर जैसे बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन की रेट ज़्यादा होगी, मतलब जो बुज़ुर्ग वगैरह हैं मतलब ओल्ड पीपल्स हैं उनके अंदर कम होगी। द मूवमेंट ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट
ब्रीथिंग मोमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग स्पायरोमीटर, मतलब ये स्पायरोमीटर डिवाइस होता है, मतलब जैसे वॉल्यूम्स ऑफ एयर, मतलब ब्रीथिंग मतलब जो अंदर जो एयर्स होती है उनको मतलब उसकी मेजर कर सकते हैं। जैसे कोई भी एयर है उसको मेजर कर सकते हैं, इसको मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं ब्रीथिंग मोमेंट्स वगैरह को, आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। विच हेल्प इन द क्लिनिकल, मतलब जैसे क्लिनिकल पल्मोनरी फंक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये कोई मतलब जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको चेकअप करता है, मतलब गैसेस मतलब एयर्स का इन आउट, मतलब वॉल्यूम देखता है उनका, उसकी वॉल्यूम्स देखता है, कैपेसिटीज़ देखता है, तो मतलब उसको ये उसके स्पायरोमीटर के द्वारा ही मतलब इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसका पार्ट 2 जल्दी मतलब 2-4 दिन में या संडे तक तो ज़रूर आ ही जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, अगर या फिर मेरे पढ़ाने में मतलब कोई भी मतलब आपको कमी लग रही है, जैसे मतलब आपको लग रहा है कि मतलब कम एक्सप्लेन करते हो या फिर एनसीईआरटी को मतलब लाइन टू मतलब कोई भी दिक्कत है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर मतलब एक बार ज़रूर बताना कि मतलब कौन सी मिस्टेक हैं जो कि मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि टीचर भी भगवान तो नहीं होता, कोई ना कोई गलती टीचर से भी होती है। तो अगर कोई भी मिस्टेक है, अगर आपको लग रहा है कि इसकी थोड़ी और ज़्यादा इस चीज़ के अंदर फील्ड के अंदर मतलब थोड़ी करनी चाहिए, अगर आपको मेहनत और ज़्यादा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैंने फुल ट्राई किया कि मतलब आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक बात आपके दिमाग में छप जाए। तो ठीक है गाइस, सी यू, बाय, टाटा, पढ़ते रहिए।